हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और यहाँ पे मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी क्लासेस होती है वो लेती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ये सेल डिवीजन के ऊपर है। तो बेसिकली हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, सेल होता क्या है वो पढ़ लिया है, सेल की सिक्रेटरी जो फ्रेमवर्क है उसको पढ़ लिया है, सेल के स्पेसिफिक जो एनर्जी हाउस है, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी सब पढ़ लिया। अब सेल डिवीजन की बात है, तो सेल किस तरीके से कौन कौन से फेज पे डिवीजन होती है, उसका काम क्या है, एक एक फेज में क्या क्या चेंजेस होती है, इसके बारे में, एंड सेल डिवीजन किस किस टाइप से होती है, ये सब के बारे में आज डिस्कस होगी। तो सेल डिवीजन की कुछ कुछ टाइप्स है। एक है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब सेल डिवीजन की बात की जाती है तो इसे माइटोसिस को ही रेफर किया जाता है। और मियोसिस क्या कहाँ पे है? मियोसिस सेल डिवीजन सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे होता है, जब एग और स्पर्म सेल बनाने की बात होती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे जब मेल सेल और फीमेल सेल, दैट इज एग और स्पर्म, ये दोनों बनाने की जरूरत पड़ती है, उसी टाइम पे सिर्फ मियोसिस होती है। तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एनिमल्स है, जैसे प्लांट्स है, हायर प्लांट्स, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे भी, और जैसे एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, इवन फिशेस में भी ये मियोसिस देखने को मिलता है। तो जहां जहां पे स्पर्म और ओवम या फिर एग बनने की जरूरत है वहां वहां पे मियोसिस होता है। बाकी अदरवाइज पूरे बॉडी में सारे सेल्स माइटोसिस से ही होते हैं। इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पूरे ऑर्गन पे जो सेल्स की डिवीजन होती है वो सब माइटोसिस है। मियोसिस सिर्फ ये जो एग सेल और स्पर्म सेल है उसको बनाते टाइम होता है। ओके, तो ये आपको चीज याद रखना है। नेक्स्ट, माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक सेल डिवीजन का, लाइफ फॉर्मेशन का एक फंडामेंटल प्रोसेस है। ये एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है। तो माइटोसिस के टाइम पे क्या होता है, सेल डुप्लीकेट होते हैं। तो सेल साइकिल में जो हमने सेल इंटरफेस की बात की, तो इंटरफेस के टाइम पे क्या हो रहा था कि सेल डिवीजन के लिए रेडी हो रहा था, रेस्ट कर रहा था। और माइटोसिस में क्या होता है, सेल की डुप्लीकेशन होती है, उसके अंदर जो भी चीज था, जो भी सामान था, वो सारे कंटेंट जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स सब कुछ डिवाइड होता है। तो सिंथेसिस फेज और G2 फेज ये सब में सब डबल डबल हो रहा था। एंड माइटोसिस में क्या हो रहा है, ये दोनों पार्ट में आइडेंटिकली स्प्लिट हो रहा है, दो डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है, वहां पे इनडायरेक्टली दो आइडेंटिकल सेल बन रहा है। बिकॉज दिस प्रोसेस इज सो क्रिटिकल, द स्टेप्स ऑफ माइटोसिस आर केयरफुली कंट्रोल्ड बाय सर्टेन जीन्स। तो ये प्रोसेस इतना क्रिटिकल है कि उसके लिए कुछ कुछ ऐसा जीन होता है जो माइटोसिस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अगर वो कंट्रोल नहीं होगा, अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, तो बाद में हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की चांसेस है। जैसे कभी सिस्ट फॉर्मेशन होती है, सिस्ट या फिर फाइब्रॉइड क्या होता है, सेल मास, मतलब कुछ एरिया पे अनकंट्रोल्ड वे में, कोई भी कंट्रोल नहीं है, उस कंडीशन में सेल की डिवीजन हुई है, कोश विभाजन हुई है। तो ऐसा अगर सिचुएशन होता है तो मैक्सिमम एंड कंडीशन में कैंसर तक भी हो सकता है। तो इसीलिए माइटोसिस के जो सेल डिवीजन है उसको कुछ कुछ सेल कंट्रोल किया जाता है। जैसे आरबी जीन होता है, P55 जीन होता है, ऐसे कुछ कुछ जीन्स होता है जो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। एंड उस कंट्रोल की जब फेलियर होती है तभी ऐसी कैंसर टाइप की कोई सेल बनता है या फिर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट होता है।
तो माइटोसिस के ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी देख लिया है। माइटोसिस की अब डिटेल्ड प्रोसेस में क्या होता है, इंटरफेस कंडीशन नॉर्मली उसमें क्या रहता था कि सेल रेस्ट कर रहा है, सेल सिंथेसाइज कर रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है, जो माइटोसिस के लिए चीजें चाहिए उसको वो रेडी हो रहा है। तो माइटोसिस से पहले जो क्रोमोसोम है वो एग्जैक्टली डुप्लीकेट होता है, क्रोमोसोम ठीक होता है एंड कॉइलिंग होती है। ये एकदम इंटरफेस के एंड पार्ट में, जब G2 का एंड पार्ट हो रहा है, G2 का एंडिंग है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है सेल के अंदर वो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो रहा है, डबल हो रहा है, क्रोमोसोम ठीक हो रहा है, मोटा हो रहा है एंड उसकी प्रॉपर कॉइलिंग हो रही है ताकि सेल के अंदर वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना पाए। अब आते हैं अर्ली प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, ये सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनेल्स होता है, बेसिकली सेंट्रोजोम एक ऐसा ऑर्गेनेली होता है जो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो अभी तक हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, सेल ऑर्गेनेलिस में राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा। अब क्या होता है, माइटोसिस के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स इंपॉर्टेंट है, वो है सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम किस तरीके से काम करता है ये हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या करता है, अर्ली प्रोफेज स्टेज में जो सेंट्रोसोम होता है वो डिवाइड करता है। सेंट्रोसोम की जो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रियोल। तो एक सेल में दो रहता था, ये पहले था, अब क्या हो रहा है, ये दो सेंट्रियोल डिवाइड हो रहा है, ओके एंड उसके बाद वो ये दोनों डिवाइड होके दोनों अलग अलग होते हैं। लेट प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, ये सेंट्रियोल की जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट पोल में होता है, ये एक पोल है, ये एक पोल है, तो दो ऑपोजिट साइड में चला जाता है और एक दूसरे के साथ ऐसे फाइबर फॉर्म करता है। और तो इस टाइम पे क्या होता है, मोस्टली जो न्यूक्लियोलस है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोनों डिसअपियर कर जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। तो डिसॉल्व होने की प्रोसेस अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट होता है, जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगते हैं। और ये जो टूट फूटने की बात है ये कौन करेगा, स्पेसिफिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम सिक्रेट करता है, इससे जो से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। ओके, तो कैसे कैसे लाइसोसोम भी सेल के अंदर जो स्पेसिफिक काम है वो करता रहता है। अब लेट प्रोफेज में क्या हुआ कि जो सेंट्रियोल है एंड जो एस्टल फाइबर्स होते हैं ये दोनों ऑपोजिट पोल पे चला गया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं मेटाफेज स्टेट में। तो मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स था वो सेल के बीचों बीच, कोश के बीच में एक ऐसे प्लेन में, सेम प्लेन में ये रह जाता है, द डबल्ड क्रोमोसोम। इसके जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में सेंट्रियोल से जो फाइबर्स बना था वो फाइबर आके अटैच होता है। तो बेसिकली ये अगर प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर, ये प्लेन में क्रोमोसोम है, इस प्लेन के ऊपर ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल आके ऐसे अटैच किया है एंड इस पोल में भी ये सेंट्रियोल आके अटैच किया है। ओके, तो अब क्या होता है, मेटाफेज स्टेज में मोस्टली ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच पार्ट पे क्रोमोसोम आके अटैच होते हैं एंड मिड सेल के मतलब मिड कंडीशन में सेल के बीच में आके ये क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब आते हैं अर्ली एनाफेज। तो अर्ली एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो फाइबर आके सेंट्रोसोम पे लगा हुआ था वो सेंट्रोसोम क्या करता है, दोनों तरफ अपने अपने तरफ में वो खींचता रहता है।
तो सेंट्रियोल क्या करता है कि ऐसे अगर हो सकता है लगा हुआ था तो दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो क्रोमोसोम्स बीच में जो क्रोमोसोम था वो भी सेंट्रोमियर से दोनों साइड में अलग होने लगेगा। तो बेसिकली क्रोमोसोम की डिवीजन होना स्टार्ट होता है। अर्ली एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, हाफ क्रोमोसोम एक पोल की तरफ मूव करता है और हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो लेट एनाफेज है उसमें क्रोमोसोम ऑलमोस्ट पोल तक पहुंच जाता है एंड इस टाइम से जो सेल की मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ घुसने लगते हैं। जो लेट एनाफेज है उसमें क्रोमोसोम ऑलमोस्ट पोल तक पहुंच जाते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन बीच में से डिवाइड होने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन ये कैसे फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है साइटोस्केलेटन के थ्रू। तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन बन रहा है। ओके, तो ये हो गया साइटोस्केलेटन बना। नेक्स्ट अब आते हैं टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा ही अंदर की तरफ आ जाता है एंड जो न्यूक्लियस है वो बीच में से, जो क्रोमोसोम्स है वो बीच में से अलग हो जाता है एंड फाइनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर आने लगते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब की दोबारा फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है एंड जो सेल मेम्ब्रेन है वो बीच में ऐसे डिवाइड होने लगता है। नेक्स्ट अब आते हैं साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एकदम माइटोसिस की एंडिंग हो चुकी है जहां पे सेल ऑलरेडी डिवाइड हो गया है एंड सेल डिवीजन कैसे हुआ, न्यूक्लियस तो अलग हो गया, उसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल्स था वो कुछ पार्ट, एक D1 ये मान लीजिए डॉटर 1 है, ये डॉटर 2 है। तो कुछ सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, जितने आरएनएस था, प्रोटीन था, जो भी बाकी ऑर्गेनेल्स है वो एक तरफ चला जाता है, कुछ D1 पे गया, कुछ D2 पे गया, सेम नंबर पे D1 पे जाता है, सेम नंबर पे D2 पे जाता है। तो ये जो प्रोसेस है पूरे न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, न्यूक्लियस की कंप्लीट डिवीजन हो जाने के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। इस फेज को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। दिस फेज इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ओके, तो ये हमें याद रखना है। तो फेज क्या क्या है, एक है प्रोफेज, ये टोटल मिला के एक प्रोफेज स्टेज है। उसके बाद आते हैं मेटाफेज, फिर दोनों मिला के ये एक एनाफेज स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम की मूवमेंट स्टार्ट होती है एंड फिर टेलोफेज जहां पे न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है वो फिर से अंदर चला जाता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एंड फिर साइटोकाइनेसिस होता है जहां पे साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स था वो डिवाइड होता है। तो ये बेसिक सेल डिवीजन की स्टेजेस है, ये एक्चुअली माइटोसिस की स्टेजेस है। दिस इज माइटोसिस। तो हमारे बॉडी में जितना भी चलता है, जो भी सेल डिवीजन होती है वो यही चीज फॉलो करता है। यूकैरियोटिक सेल में कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो वो यही फेज फॉलो करता है। अब इसमें छोटे छोटे चेंजेस है, जैसे प्लांट सेल अगर है तो प्लांट सेल में इस तरीके की सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल नहीं रहता, सेंट्रियोल नहीं रहता है। तो यहाँ पे सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है वही फाइबर बनाने की काम करता है एंड फाइबर को दोनों तरफ खींचता है। तो न्यूक्लियस के बीच में, ये सेल के बीच में जो क्रोमोसोम लगा हुआ था वो दोनों अलग हो जाते हैं। ओके, और एक्टिन, मायोसिन, ये जो प्रोटीन है वो साइटोस्केलेटन फॉर्म करता है एंड प्लांट में भी यही सारा फॉर्म करते हैं। तो ये जो सेंट्रोसोम ऑर्गेनेली है ये स्पेसिफिकली एनिमल सेल में मिलता है एंड दैट रेगुलेट सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की रेट क्या होगी, कितनी जल्दी होगा,
ये सब काम सेंट्रोसोम देखता है। एंड अदर सेलुलर फंक्शंस, वो ये सारा चीज सेंट्रोसोम देखता है। इट इज मेन माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर साइटोस्केलेटन बनाने के लिए जो मेन नोडल एजेंसी की तरह बोल सकते हैं वो है सेंट्रोसोम। इसका दो पार्ट है, एक है सेंट्रियोल और दूसरा है सेंट्रोस्फियर। तो सेंट्रियोल क्या है, ये जो छोटा सा पार्ट है माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये सेंट्रियोल है। एंड उसके आसपास जो मैट्रिक्स होता है उसे कहा जाता है सेंट्रोस्फियर। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये भी एक सेल ऑर्गेनेलिस है, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी ऐसे हम पढ़ रहे थे, तो सेंट्रोसोम भी ऐसा ही एक सेल ऑर्गेनेली है। तो सेंट्रोसोम काम कैसे करता है? बिफोर सेल डिविजन सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होता है। ये कौन से स्टेज में होता है? ये अर्ली प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज स्टेज में सेंट्रोसोम क्या होता है, फर्स्ट टाइम डिवाइड होता है। पहले क्या होता है, ये डुप्लीकेट होता है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर मान लो, ये एक सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है, तो ये डुप्लीकेट होके ये एक सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, जो सेंट्रोसोम होता है वो दोनों ऑपोजिट पोल में चला जाता है। नेक्स्ट ये एक पोल से दूसरे पोल तक माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल की तरह। स्पिंडल मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं स्पिंडल। तो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होता है। तो इस पोल में एक सेंट्रोसोम है, इस पोल में एक सेंट्रोसोम है, और उसके बीच में ऐसे ऐसे करके इसने फाइबर बना दिया है। ओके, ये फाइबर उसने बना दिया है, ये फाइबर बन गया। अब इस फाइबर के अंदर यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम बना रखा है। ओके, तो ये क्रोमोसोम बना दिया है। फिर क्या होता है, ये दोनों ये जो फाइबर है सेंट्रोसोम अपने तरफ खींचता है। तो जैसे ही खींचता है, बीच में ये जो सेंट्रोमियर था, यहाँ से क्रोमोसोम अलग हो जाता है, और ये इस तरीके इस साइड पे आ जाएगा, ये इस साइड पे आ जाएगा। द स्पिंडल फाइबर्स हेल्प सेपरेट द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स इनटू द डॉटर सेल। तो बेसिकली ऐसे काम करता है। तो ये इसी का स्ट्रक्चर है। इंटरफेज में एक था, बाद में माइटोटिक स्टेज में इस तरीके से दो फाइबर के बीच, दो सेंट्रोसोम के बीच में फाइबर बना एंड बीच में क्रोमोसोम रखा गया। तो अब एक दूसरे की तरफ खींचता है तो बीच में से ये डिवाइड हो जाता है, ये सारा बीच में से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक काम था। नेक्स्ट आते हैं अब मियोसिस सेल डिविजन पे। तो दूसरा जो सेल डिविजन है वो मियोसिस है, दैट एंश्योर्स ऑर्गेनिज्म हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच जेनरेशन। तो अब क्या था, जो हम अभी देख रहे थे, इस टाइम पे क्या था कि डिवीजन के लिए सबसे पहले ये तो जो इंटरफेस था वहां पे सिंथेसिस के बाद 4n नंबर हो गया, 4n नंबर क्रोमोसोम का बन गया। ओके, तो उसके बाद क्रोमोसोम डिवाइड हो गया। अब फिर से यहाँ पे 2n हो गया। पहले 2n था, उसके बाद सिंथेसिस में बढ़ा 4n हुआ, उसके बाद 2n हुआ। अब इसी का अगर सिंथेसिस होगा तो क्या, अब इसी का अगर डिविजन होता है तो इसमें nn नंबर बन जाएगा, इसमें भी nn नंबर बनता है। ओके, तो कंटिन्यूअसली अगर डिवीजन होता रहेगा फिर तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो तो कम हो जाएगा ना। तो इस प्रोसेस को प्रोटेक्ट करता है मियोसिस। मियोसिस क्या करता है, ऑर्गेनिज्म में टोटल नंबर क्रोमोसोम का सेम रहे, इसलिए मियोसिस की प्रोसेस होती है। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। लाइक अगर ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है तो 23 हो जाएगा। तो एक स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम होगी, एक एग सेल में 23 क्रोमोसोम होगी। अब स्पर्म और एग ये दोनों जब फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से 46 बन जाएगा। यहाँ से 22 आया, यहाँ से 23 आया,
तो 23 और 23 मिला के 46 बन गया। तो when sperm cell and egg cell unite at conception, each contributes 23 क्रोमोसोम और बाद में टोटल 46 बन जाता है। तो meiosis also allows genetic variation through a process of gene shuffling is called while the cells are dividing। तो जीन की चेंजेस भी मियोसिस के टाइम पे होता है, ये रैंडम है, इसीलिए मियोसिस जो प्रोसेस है वो इवोल्यूशन में हेल्प करता है। ह्यूमन इवोल्यूशन हो, डॉग्स, कैट्स, हॉर्स इवोल्यूशन, टाइगर की इवोल्यूशन, ये सब में जितना काम है वो फाइनली मियोसिस का ही किया है। तो नॉर्मल जो क्या होता है मियोसिस की स्टेज में, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, मियोसिस की जो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है वो एकदम से माइटोसिस की तरह है। तो मान लीजिए 4n नंबर का टोटल क्रोमोसोम था, तो यहाँ पे भी 4n है, ये 4n है, ये 4n है, और डिवाइड होने के बाद ये 4n होते होते ये 2n हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो डॉटर सेल बना ये 2n है, ये भी 2n है। तो अब क्या होता है, मियोसिस की दो स्टेज है, एक फर्स्ट स्टेज जहाँ पे जो भी स्टेजेस होता है उसका हम प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 बोलते हैं। एंड सेकेंड जो स्टेप है उसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 ऐसे डिनोट करते हैं। तो अभी जो 4n नंबर क्रोमोसोम था वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कंप्लीट होने तक का, फिर साइटोकाइनेसिस भी हो गया, तो सेल पूरा डिवाइड हो गया, तब तक 4n से 2n बन गया। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि G1 स्टेज आएगा, G2 में सिंथेसिस स्टेज आएगा G2 से पहले, तो सिंथेसिस फेज में जाके जो डीएनए का नंबर है वो डबल हो गया। बट मियोसिस में क्या होता है, ये जो इंटरफेस का फेज है वो नहीं होता। तो तब क्या है, ये एक सेल है 2n का, ये भी एक सेल है 2n का, प्रोफेज 2 में दोनों 2n हो गया, मेटाफेज में फिर दोनों सेल डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, डिवाइड तो हो रहा है एनाफेज 2 में। टेलोफेज में आते आते जब कंप्लीशन हो रही है तो ये n है, ये n है, ये n है, ये n है, तो 4 सेल ऐसा बन रहा है जिसमें 4n से जो क्रोमोसोम नंबर है, डीएनए का अमाउंट है, वो n तक पहुंच गया। तो पहले जो स्टेज, ये जो स्टेज है इसे रिडक्शन डिविजन कहते हैं। ओके, तो ये हमें याद रखना है, मियोसिस में रिडक्शन डिविजन होती है। अब क्या होगा, ये मान लीजिए ये दोनों स्पर्म सेल है, अब ऐसे ही एक सेल 4 ऐसा बना है जिसमें n नंबर का एक सेल बना हुआ है। अब स्पर्म और एग दोनों जब फ्यूज कर जाएगा तो टोटल डीएनए का अमाउंट, टोटल क्रोमोसोम का नंबर 2n हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से सेल के अंदर जो टोटल डीएनए का अमाउंट है वो सेम रहता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये था मियोसिस का प्रोसेस। अब माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस यही है कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनता है और मियोसिस में 2 डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल बनता है, ये रिडक्शन डिविजन है। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस में नॉर्मली पेरेंट सेल जो होता है उसके बाद 2 डॉटर सेल तक मियोसिस और माइटोसिस कंप्लीटली सेम है। बस क्या होता है कि फेज 1 के साइटोकाइनेसिस के बाद सेल की डीएनए की सिंथेसिस या फिर ग्रोथ स्टेज नहीं आती, जैसा है उस कंडीशन में फिर से डिवीजन होता है। इसीलिए मियोसिस के बाद जो सेल्स होते हैं उसके साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि पहले पेरेंट सेल बड़ा था, उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद सेल की ग्रोथ तो हुई नहीं है, तो इसलिए ये छोटा हो जाता है।
तो अब एक स्पेसिफिक प्रोसेस आते हैं। माइटोसिस मियोसिस मोस्टली क्या देखा जाता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में कभी कभार सेल डिवीजन भी होती है, बैक्टीरिया डिवाइड करता है, फंगस भी डिवाइड करता है। तो कुछ कुछ सेल में एमाइटोसिस प्रोसेस देखा जाता है। इसमें क्या होता है, एक टाइप का सेल डिवीजन है जहां पे न्यूक्लियस डायरेक्टली 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है विदाउट फॉर्मिंग क्रोमोसोम एंड स्पिंडल। तो सेंट्रोसोम की यूज यहाँ पे नहीं होता क्योंकि सेंट्रोसोम तो है ही नहीं। सेंट्रोसोम यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ राइबोसोम होता है। तो एमाइटोसिस के टाइम पे क्या होता है, कोई स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होता, कोई क्रोमोसोम की फॉर्मेशन नहीं होता, जो डीएनए रहता है वो बस डिवाइड हो जाता है, जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है। तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ऐसे कोई भी डिवीजन की फेजेस नहीं होता। ये एक डायरेक्ट मेथड है सेल डिवीजन का जो कॉमन है लोअर ऑर्गेनिज्म में, लाइक ईस्ट, फंगस, बैक्टीरिया, एमीबा, ये सब में फेमस है। एमीबा की जैसे अगर एमाइटोसिस को कहा जाए बाइनरी फिशन, क्योंकि एक एमीबा अगर ऐसा दिखता है तो वहां से डायरेक्टली 2 एमीबा की फॉर्म होती है। ओके, तो इसे बाइनरी फिशन, एमीबा के लिए स्पेसिफिकली जो प्रोसेस है उसे बाइनरी फिशन कहता है। तो एमाइटोसिस होता क्या है, जो न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्टली 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, दोनों के बीच में कोई स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होता, एंड न्यूक्लियस बनने के बाद, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो एमाइटोसिस की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जो पेरेंट सेल है उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर एक कंस्ट्रिक्शन बनता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म की कंस्ट्रिक्शन होता है, एंड फिर 2 अलग अलग न्यूक्लियाई फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये एमाइटोसिस की प्रोसेस था। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आ रहा है। सेल डिवीजन की प्रोसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं ये सब आपको पता चल रहा है। अगर कोई डाउट होता है या फिर अगर आप हमारे साथ कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल भी अवेलेबल है, फेसबुक, ट्विटर, थ्रेड, ये सब प्लेटफॉर्म में हम मौजूद हैं। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप ये सारे प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.parikshajain.com, इस पे भी आप जाके हमारे साथ कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियोस में फिर आएंगे कुछ और टॉपिक को लेके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।